एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज दिस लेक्चर इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू ऑल आवर फ्यूचर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। Yes, I know you all know that our earth is really facing a very pandemic situation, but the show must go on. आज हम बात करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मेन रोल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस सब्जेक्ट की, दैट इज केमिस्ट्री। आज का हमारा ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा केमिस्ट्री का, कि जब आप क्लास 10 से क्लास 11 की तरफ मूव करते हैं तो क्लास 10 की केमिस्ट्री में और क्लास 11 की केमिस्ट्री में कितना डिफरेंस होता है। साथ ही साथ आज हम इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट जो होगा दैट इज व्हाट रोल ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड इज व्हाट हाउ टू स्टार्ट, आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करेंगे, थर्डली हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की, एंड फोर्थ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ योर क्लास 11 केमिस्ट्री। सो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस करना है, किस तरीके से आप अपने इंजीनियरिंग एग्जाम्स को और मेडिकल एग्जाम्स को काफ़ी ईजिली तरीके से क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको वो सीक्रेट फंडास भी बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई एश्योर यू कि मैं आपकी और केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगी कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। We'll start this lecture with a quote. A journey of 1,000 miles begin with a single step, and this is the time you have to take that single step. अगर आपको अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि हम पहले ही इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से काफ़ी लेट हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी, मैं रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब लेक्चर्स केमिस्ट्री से रिकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करती चली जाऊंगी। आपको जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर पूछ सकते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। नो नीड टू वरी और पैनिक एट ऑल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास 10th और क्लास 11th की केमिस्ट्री के सिलेबस में कितना डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी क्लास 10th में मुश्किल से केमिस्ट्री के सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़े थे। जैसे ही आप क्लास 10th से क्लास 11th की तरफ जाते हैं, इट इज़ अ क्वांटम स्टेप। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ क्वांटम स्टेप। इट मीन्स व्हाट कि आपको क्लास 10th में मुश्किल से 5 चैप्टर्स पढ़ने पड़े थे, लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th की तरफ बढ़ते हैं आपको 3 मोटी मोटी बुक्स कंप्लीट करनी है केमिस्ट्री की। अब ये 3 मोटी मोटी बुक्स का मतलब क्या हुआ और क्यों आपको 3 मोटी मोटी बुक्स पढ़नी है, ये मैं आपको अपने आगे लेक्चर्स में बताऊंगी। और वो 3 मोटी मोटी बुक्स कौन सी हैं जिसके थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में हम आपने लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ केमिस्ट्री। आपके इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केमिस्ट्री क्या रोल प्ले करता है। देखिए, ऐसा होता है कि जब बच्चे अपने 11th क्लास में पहुंच जाते हैं, 11th से जब वो 12th क्लास की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनको केमिस्ट्री काफ़ी हार्ड लगने लगता है, और वो ऐसा सोचते हैं कि मैथ्स और फिज़िक्स के थ्रू वो केमिस्ट्री को छोड़कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर कर लेंगे। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है। इट इज़ द ईजीएस्ट ऑफ 3 एंड केमिस्ट्री हेल्प्स यू एंड इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट अ गुड रैंक इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वो जो सीक्रेट फंडास मैं आपको बताने वाली थी वो मैं ऐसे चालू करती हूँ कि फर्स्टली यू गेट enter into the rank list with the help of chemistry, secondly you grow up with physics, and thirdly you top with maths or bio. This is the 3 secrets
a child must know to top their competitive exams. अगर आप competitive exams में top करना चाहते हैं तो उस टॉप करने के लिए आपको रैंक जो होता है, आपका रैंक काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उस रैंक में आप एंटर कैसे करते हैं? आप उस रैंक लिस्ट में एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। In fact, chemistry is the key to get the good rank. Okay, so what I said, firstly you enter that rank list with the help of chemistry, secondly you grow up with physics, and thirdly you top with mathematics or bio. This three, इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टॉप करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वेटेज ऑफ केमिस्ट्री की। अगर मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेटेज की बात करूं, चाहे वो नीट हो या JEE हो, तो पास 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से मुझे ये पता चला है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्लास 11th का जो वेटेज होता है वो नियरली अबाउट 45% होता है, यानी कि आपके क्लास 11th के सिलेबस से 45% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं क्लास 12th के सिलेबस से आपको 55% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, क्लास 12th का जो वेटेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू क्लास 11th। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट। आपके मन में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, अभी इस सिचुएशन में मैं किस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करूं, जहां तो आप ना तो स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही कोचिंग्स जा पा रहे हैं, और आपके पास तो अभी ऐसा कोई बुक भी नहीं है कि जिससे आप केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, राइट? नो नीड टू पैनिक एट ऑल, आई हैव द सिचुएशन। यू नो वॉट, लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड, राइट? लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। आपने ये जो लिमिटेशंस बना रखी हैं, गवर्नमेंट ने जो लिमिटेशंस बना रखी हैं कि अभी ये जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, और ये सही भी है, आपको घरों पर ही रहना है और घरों में बैठकर ही अपनी तैयारियां शुरू करनी है। तो हाउ टू स्टार्ट, राइट? जब आपके पास कोई भी बुक्स नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला हुआ है जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी NCERT बुक्स अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट्स की। उस लिंक में जाइए और उस लिंक में जाकर क्लास 11 के केमिस्ट्री का पार्ट 1 बुक लीजिए और उसको थ्रू आउट रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको चाहे वो चीज़ें समझ में, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको चाहे समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, जस्ट गो थ्रू इट, आपको जस्ट रीड करना है। ओके, कंटिन्यूसली रीडिंग से आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। और बाकी मैं तो हूँ ही, आप कंटिन्यूसली बेसिस में मेरा वीडियो लेक्चर्स देखिए। हमारे वीडियो लेक्चर्स जो होंगे वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होंगे, जिसमें हम NCERT के टॉपिक्स को तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपिक को भी कवर करते चले जाएंगे। जब हम NCERT के टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, आई विल मेंशन कि ये NCERT का टॉपिक है, और जो टॉपिक्स NCERT के बियॉन्ड होंगी दैट टाइम ऑल्सो आई विल मेंशन कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपिक है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में NCERT से बाहर का कुछ नहीं पूछता है। अगर वो पूछता भी है तो दैट क्वेश्चन इज द रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन। वो जो 2-4 क्वेश्चंस होते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर में, वो 2-4 क्वेश्चन डेफिनेटली NCERT से थोड़े हायर लेवल के होते हैं, एंड दैट क्वेश्चन डिसाइड्स द रैंक ऑफ द स्टूडेंट्स। वो क्वेश्चन डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स के रैंक को। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द आंसर ऑफ हाउ टू स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दी है जिसमें 11th क्लास 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स अवेलेबल हैं। उस लिंक पे जाइए और केमिस्ट्री का पार्ट 1 ढूंढिए और उसको जो है जस्ट थ्रू आउट रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। बाकी मैं आपको अपने वीडियोस के ज़रिए जो क्लासेस हैं वो तो मैं डेली रेगुलर बेसिस पे लेती रहूँगी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़रूर करें और शेयर भी करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम समझते हैं व्हाट आर द 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि केमिस्ट्री में हम किस बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली इन केमिस्ट्री it is the science of matter and the changes undergo. The first major branch of chemistry is physical chemistry.
Physical chemistry is all about conceptual and calculation based chemistry. In short, physical chemistry is the branch of chemistry that establishes and develops the principle of the subject in terms of underlying concepts of physics that in the language of mathematics. दैट मीन्स वॉट कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करके मैथमेटिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करके केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपका फर्स्ट चैप्टर है जो आप अभी अपनी क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोल कंसेप्ट. आप देखेंगे जब आप इस मोल कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे. फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? किसी कंसेप्ट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही क्या होगा? आपका फॉर्मूला होगा. और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हर टॉपिक के पीछे के कंसेप्ट को अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो किसी भी फॉर्मूले को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो in short, physical chemistry is all about physics and mathematics to understand the concepts of chemistry. Now, अब हम बात करते हैं सेकेंड मेजर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की, दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ. हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली उन सारे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन का मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपकी टीचर ने आपको गाइड किया होगा और बताया होगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है वो बेसिकली एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, और इसमें हम कार्बन से रिलेटेड उन सारे कंपाउंड्स की ब्रीफली स्टडी करते हैं. अब हम बात करते हैं थर्ड मेजर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की, दैट इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के अपार्ट जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हम उन सभी एलिमेंट्स की ब्रीफली स्टडी करते हैं. As you all know कि at present 118 elements are found to be present in the nature. तो उन एलिमेंट्स की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. Now you people have understood about all three major branches of chemistry. Now let's discuss the syllabus of class 11th. यानी कि केमिस्ट्री का आपका सिलेबस क्या होगा क्लास 11th में, अब हम उसको स्टडी करते हैं. देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके क्लास 11th के सारे सिलेबस यानी कि केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. आपने अपनी लोअर क्लासेस में मुश्किल से 4 या 5 चैप्टर्स पढ़े हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ने से पहले हम उसके बेसिक यानी अल्फ़ाबेट्स को समझते हैं, सिमिलरली सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का अल्फ़ाबेटिकल चैप्टर है. यहाँ पर आप केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और केमिस्ट्री को स्टार्ट कैसे करें, दिस इज बेसिकली द ABCD चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री. ओके, साथ ही आप इसे इस सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कह लें या मोल कंसेप्ट कह लें, बोथ आर सेम. अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को हम मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस जो आते हैं वो मोल कंसेप्ट से ही आते हैं. ओके, सेकेंड चैप्टर इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर. इसका जो बहुत ही बेसिक वर्जन है आपने अपनी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है. यहाँ पर आप काफ़ी डिटेल्ड वर्जन में हम इसकी बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट, एटॉमिक स्ट्रक्चर. थर्ड चैप्टर इज योर व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि पीरियोडिसिटी. फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग है. केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ABCD चैप्टर है. इंट्रोडक्शन है टू योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन होगा वो इस चैप्टर से होगा, और इसी के बेसिस में आप सारी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग है. तो ऐसे 1 बाय 1 करके हम इन सारे चैप्टर्स को डील करते जाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहला चैप्टर, दैट इज व्हाट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कंसेप्ट.
वैसे तो सम बेसिक कंसेप्ट्स में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद आपका चालू होगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर मोल कंसेप्ट। यानी कि ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेसिक चैप्टर होगा वही होगा आपका मोल कंसेप्ट। आगे 11th और 12th में आप जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को डील करेंगे, जब तक आपका मोल कंसेप्ट का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे आप फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। इससे आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट बेसिक चैप्टर। लेकिन उससे पहले हम बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, यानी कि केमिस्ट्री इन योर लाइफ। किस तरीके से आपकी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम देखेंगे। तो मैं कुछ सेंटेंसेस रीड करूंगी जो कि आपके स्क्रीन में भी डिस्प्ले होती रहेंगी, और फिर हम उन सेंटेंसेस का मतलब समझेंगे। ओके, सो दिस मॉर्निंग यू वोक अप टू द साउंड ऑफ एन अलार्म क्लॉक created when the alignment of molecules in the LCD of your clock created a flow of electrons। वैसे तो इट्स रियली हार्ड टू बिलीव एंड इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि इस लॉकडाउन में आप सभी स्टूडेंट्स अलार्म क्लॉक की आवाज़ से उठ रहे हैं, राइट? ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि जब आपने किसी अलार्म क्लॉक में सपोज 6 बजे का अलार्म सेट किया, तो कैसे उस अलार्म क्लॉक को पता चला कि अब उसके बजने का समय आ गया है, राइट? इट इज़ बिकॉज कि जो अलार्म क्लॉक का LCD डिस्प्ले है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक अलाइनमेंट में आ गए, और जब वो उस अलाइनमेंट में आए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलार्म जो है वो बजना स्टार्ट हो गया। ओके, नाउ व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? You might have thrown off a thermal insulator made up of a polymer। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर है you might have thrown off a thermal insulator made up of a polymer। दैट इज़ वॉट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके ब्लैंकेट की। यानी कि ब्लैंकेट को अगर हम केमिस्ट्री टर्म्स में डिफाइन करें तो दैट इज़ वॉट अ थर्मल इंसुलेटर मेड अप ऑफ अ पॉलीमर। दैट इज़ वॉट, दैट इज़ योर ब्लैंकेट। फिर आफ्टर दैट you brushed your teeth with a colloidal dispersion of artificially flavored dental hardening agent। यहाँ पर जो colloidal dispersion of artificially flavored dental hardening agent की बात हो रही है, that is nothing than your toothpaste। यहाँ पर आपकी बात हो रही है टूथपेस्ट की। एक टूथपेस्ट को आप केमिस्ट्री टर्म्स में इस तरीके से डिफाइन करते हैं। After that you took a shower with dihydrogen monoxide and some soap emulsifying fatty substances on your skin and hair। Now, what is dihydrogen monoxide? That is nothing but water। ओके, वाटर का केमिकल नेम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर। तो आपने शावर लिया विथ डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड एंड सम सोप इमल्सिफाइंग फैटी सब्सटेंस ऑन योर स्किन एंड हेयर। वर्किंग ऑफ सोप जो है वो आप ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट next you adorned yourself with pleasant smelling pigmented gels, dyed polymer, fabric, synthetic footwear। इसका मतलब क्या हुआ कि नहाने के बाद आपने कपड़े पहने, सुंदर सुंदर खुशबूदार क्रीम लगाया, पाउडर लगाया एंड परफ्यूम लगाया। दैट इज़ वॉट, दैट इज़ द इन केमिस्ट्री टर्म्स हमने उनको क्या बोला? प्लेजेंट स्मेलिंग पिगमेंटेड जेल्स, डाइड पॉलीमर फैब्रिक, दैट इज़ योर आपके सुंदर सुंदर जो कपड़े हो गए वो, एंड सिंथेटिक फुटवेयर यानी कि आपके शूज़ और चप्पल्स वॉट एवर यू आर वेयरिंग। Then you had a breakfast of nutrient-enriched, spoilage-retarded carbohydrates in a wild emulsion of fats, proteins and monosaccharides। That means what? कि आपके ब्रेकफास्ट टेबल में जितने भी फूड्स रखे हुए हैं उन सभी फूड्स में केमिस्ट्री का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज दिस सेंटेंस इज explaining the chemistry behind the foods। Okay, after that what you did,
You collected some objects made from processed cellulose and plastic, electronically printed with light and oxygen resistant inks, and sit down to study. That means what? कि यहाँ पर बात हो रही है आपके बुक्स की, यानी कि you collected some objects made from processed cellulose and plastic, यानी कि बुक का जो कवर होता है that is what processed cellulose and plastic, electronically printed with light and oxygen resistant ink. So that is what? That is your books. So this is how the chemistry is involved in your daily life. So इस basic एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से केमिस्ट्री का आपकी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस होता है और केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हर स्टेप, आपकी लाइफ के हर स्टेप में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स. ओके, let's proceed with the very first chapter, that is what? Some basic concepts of chemistry, or we can say mole concept. तो अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर इज व्हाट? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज टर्म टू बी एज मैटर. अब हम बात करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की. तो अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन करें तो बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन हम मैटर्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू टू मेजर स्टेट्स, दैट इज व्हाट? फिजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ मैटर एंड द सेकेंड इज व्हाट? केमिकल कैटेगराइजेशन ऑफ मैटर. इन दिस लेक्चर हम सिर्फ मैटर का फिजिकल कैटेगराइजेशन देखेंगे. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल ब्रीफली डिस्कस द केमिकल कैटेगराइजेशन ऑफ मैटर. तो अगर हम बात करें फिजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ मैटर की, तो मैटर इज फिजिकली कैटेगराइज्ड इनटू solid state, liquid state and gaseous state. You people have already gone through this states in your lower classes. अगर हम solid state की बात करें तो solid states में particles की arrangement काफ़ी रेगुलर मैनर पे होती है और सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को काफ़ी टाइटली होल्ड किए होते हैं. दैट्स वाई दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. वहीं अगर हम लिक्विड स्टेट्स की बात करें तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट थोड़ी अनइवन हो जाती है और उनके बीच जो स्पेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इस वजह से दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट. दैट मीन्स वॉट? के लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड स्टेट. वहीं अगर हम गैशियस स्टेट की बात करें तो गैशियस स्टेट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? की जहां पर पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन जो है बहुत ही कम हो जाता है. दैट मीन्स इट बिकम नेग्लिजिबल. तब वो जो स्टेट आती है दैट स्टेट इज योर गैशियस स्टेट. Other than these three states, there are two more physical states of matter. That is what? Plasma, and the fifth one is Bose-Einstein condensate. अगर हम प्लाज्मा स्टेट की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रूक्स ऑन 1879. तो अब हम प्लाज्मा को भी थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाए. तो प्लाज्मा स्टेट को समझने के लिए हम बात करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज योर सॉलिड स्टेट. अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं तो सपोज यहाँ पर आपके पास है आइस. तो आइस अभी कौन से स्टेट में है? इट इज़ इन इट सॉलिड स्टेट. मैंने क्या किया? टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज किया एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर, अगर मैंने टेम्परेचर को वापस से बढ़ाया तो यहाँ पर ये जो लिक्विड स्टेट आया है वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इनटू इट्स गैशियस स्टेट. इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पर जो मेन रोल प्ले कर रहा है दैट इज योर टेम्परेचर, राइट? दैट इज व्हाट? दैट इज योर टेम्परेचर. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इस थर्ड स्टेट से फर्दर फोर्थ स्टेट में जंप करना है तो वहाँ पर भी मेन रोल कौन प्ले करेगा? दैट इज़ योर टेम्परेचर. तो मैंने क्या किया? यहाँ पर जो स्टीम था यानी कि जो आपके गैशियस स्टेट था, डेफिनेटली अगर आप लिक्विड को और ज़्यादा हीट करेंगे, टेम्परेचर रेस करेंगे तो वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल टर्न इनटू स्टीम,
राइट। तो अब वो जो स्टीम है वो कौन सी स्टेट पे चला गया, गैशियस स्टेट पे चला गया। तो अब मैंने क्या किया, सपोज इस स्टीम को मैंने कलेक्ट किया और मैंने इसको मैंने इसको एक कंटेनर पे कलेक्ट किया। सपोज ओके, आई हैव कलेक्टेड दैट स्टीम इनटू अ कंटेनर, और मैंने क्या किया, इस यहाँ पर से टेम्परेचर जो है यहाँ पर इसको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब मैंने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, लेट्स से 10,000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस, 10K इज़ व्हाट 10,000, ओके, 10,000 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अब वो वहाँ पर उस स्टीम की जो कंडीशन है दैट इज़ नॉट स्टीम एनी मोर, अब वो स्टीम नहीं है, वो एक फर्दर नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, वो एक फर्दर नया स्टेट डेवलप कर चुका है, एंड दैट स्टेट इज योर प्लाज्मा स्टेट। दिस वॉज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट सर विलियम क्रूक्स। इसका अगर मैं प्लाज्मा का आपको लाइव एग्जाम्पल दूं तो दैट इज योर सन, सन इज इन इट्स प्लाज्मा स्टेट। अब ऐसा समझिए कि आखिर इस गैसेस में क्या चेंजेस आए कि वो गैसेस ना होकर अपने प्लाज्मा स्टेट पर चले गए हैं। ओके, तो क्या हुआ कि आपने देखा होगा या आपको पता है कि स्टीम में कौन कौन से गैसेस इन्वॉल्व होंगे, डेफिनेटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक, तो जब मैंने इस स्टीम को एक कंटेनर में कलेक्ट किया और उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लग गई, तो अब वहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे वो अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में ना होकर वो अपने आयनिक स्टेट पर चले गए हैं। और ये सारी मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होता है, आयनिक स्टेट क्या होता है, ये आपने ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे वो चले गए हैं H नेगेटिव O2 नेगेटिव स्टेट पे जा चुके हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट अ मॉलिक्यूल एनी मोर, दे हैड गेट कन्वर्टेड इनटू देयर आयनिक स्टेट। इस वजह से यहाँ पर जो स्टेट आई वो ना तो गैशियस स्टेट थी, वो कौन सी स्टेट थी, वो थी प्लाज्मा स्टेट। ओके, और इसका लाइव एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को बता दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज योर सन। ओके, अब अगर मैं और इसका एक लाइव एग्जांपल दूं तो पहले जब आप थिएटर्स जाया करते थे, राइट, अभी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। जब आप मूवी थिएटर्स जाते थे तो वहाँ पर आपको एक एग्जिट का बोर्ड जो होता था वो शाइन कर रहा होता था, राइट, रेड या ग्रीन कलर में। तो अब वहाँ पर जो एग्जिट का बोर्ड है दैट इज़ ऑल्सो वो भी कौन से स्टेट में है, वो भी प्लाज्मा स्टेट में है। एक्चुअली होता क्या है, वो जो एग्जिट का बोर्ड जो है वो शाइन कर रहा होता है, वो कुछ ऐसा वर्क कर रहा होता है, इस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है कि उस एग्जिट बोर्ड पर नियॉन गैस फिल्ड होती है। कौन सी गैस, नियॉन गैस। ओके, अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो नियॉन गैस है वो अपने एलिमेंटल स्टेट या मॉलिक्यूलर स्टेट में ना होकर वो अपने आयनिक स्टेट पर चली जाती है, और इस वजह से वो जो एग्जिट का ग्लो बोर्ड है वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो एग्जिट का जो बोर्ड होता है वो भी प्लाज्मा प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा होता है। उस एग्जिट बोर्ड पे नियॉन गैस फिल्ड होती है, और जैसे ही उस नियॉन गैस में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया जाता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और उस टेम्परेचर जब वो इंक्रीज़ हो जाता है तो वो गैशियस स्टेट अपने एलिमेंटल स्टेट पे ना होकर आयनिक स्टेट पे चला जाता है। दैट बिकम्स व्हाट, दैट इज़ योर प्लाज्मा। ओके, अब हम बात करते हैं मैटर के फिफ्थ स्टेट यानी कि BEC, दैट इज व्हाट, दैट इज योर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये तो था आपका फोर्थ यानी कि प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट है आपका BEC, दैट इज व्हाट, दैट इज योर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर मैं इस फिफ्थ स्टेट की बात करूं तो it was firstly observed on 1924-25 by the scientists Sir Satyendra Nath Bose and Albert Einstein. They combinedly discovered the fifth state of matter, that is what Bose-Einstein condensate. तो आप इस स्टेट को कुछ ऐसे समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब सर विलियम क्रूक्स ने उस स्टीम को एक कंटेनर पे कलेक्ट किया और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी हो गई। अब उन्होंने ये सोचा
क्यों ना अब हम इस प्रोसेस को जस्ट ऑपोजिट कर कर अप्लाई करें। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर था दैट इज योर आइस, दैट इज योर सॉलिड स्टेट। तो उन्होंने क्या किया, आइस को लिया और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, लेट्स से -10,000 डिग्री सेल्सियस, -10,000 डिग्री सेल्सियस, दैट इज मिनिमम टेम्परेचर। ओके, उन्होंने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर दिया। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब वहाँ पर जो स्टेट है दैट इज़ नॉट द सॉलिड स्टेट, वहाँ पर एक नई स्टेट डेवलप हो गई है, दैट इज़ व्हाट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसी फिफ्थ स्टेट को उन दोनों साइंटिस्ट ने अपने नाम पर उस फिफ्थ स्टेट को नाम दे दिया, दैट इज़ व्हाट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस आइस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट था, जब उन्होंने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन किया तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन करने की वजह से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व थे वो अपने मॉलिक्यूलर या एलिमेंटल स्टेट को छोड़कर आयनिक स्टेट पर चले गए, यानी कि H नेगेटिव और O2 नेगेटिव स्टेट पर चले गए, और इस वजह से वहाँ पर एक नई स्टेट डेवलप हो गई, दैट इज़ योर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। वैसे तो आपको सिर्फ इन तीनों मेजर स्टेट के बारे में ही स्टडी करना है। लिक्विड और गैसेस स्टेट की स्टडी आप अपनी 11th क्लास में ही कर लेते हैं, और सॉलिड स्टेट के बारे में हम 12th क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, और बाकी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में आपको इतनी ब्रीफली स्टडी क्लास 11th और 12th में नहीं दी हुई है। अगर आप फर्दर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं और आप एज अ साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, यानी कि आप बैचलर ऑफ साइंस BSc कर रहे होते हैं, तब आप इन स्टेट्स के बारे में फर्दर अच्छे से ब्रीफली पढ़ते हैं। बट आपको तो इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जाना है, तो इन दोनों स्टेट्स को मैं जस्ट फॉर योर जीके, और इन केस अगर आपको एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गए तो इसके पीछे का कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ कि जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट होता है वो किस तरीके से डेवलप किया गया था। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप बाकी के लेक्चर्स जो हैं वो आपको हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी के लिंक्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ सारे NCERT बुक्स को पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाकर NCERT बुक्स जो है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी NCERT जो है वो उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, गेट बैक, आप फिर से वापस आ जाइए अपने रिदम पे और प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो सिचुएशन नॉर्मल ज़रूर हो जाएगी। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।